Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 21 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने PHP की कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें कुकीज़ क्या होती हैं, सेशन ट्रैकिंग की बात हुई थी, फाइल हैंडलिंग की बात हुई थी और फॉर्म्स हैंडलिंग की बात हुई थी कि वो PHP में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए जो सिंटैक्टिकल एग्जांपल्स थी हमने उनको भी डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो बकिया चीज़ें रह गई हैं PHP के हवाले से वो कवर करते हैं, और इसके अगले लेक्चर में फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकली। तो आज हम बात करेंगे कि डेटाबेस एक्सेस क्या है PHP में और वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो आर्किटेक्चर्स हैं वो कौन से अवेलेबल हैं। फिर हम बात करेंगे MySQL डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। आपने पहले डेटाबेस पढ़ी होगी, Oracle, MS एक्सेस या Microsoft SQL सर्वर। तो ये जो MySQL भी उसमें से एक है जो काफ़ी फेमस है, और PHP के साथ आप MySQL जो है वो इसको SQL पढ़ते हैं, लेकिन आप MySQL कहते हैं इसको, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द डेटाबेस एक्सेस विद PHP एंड MySQL, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब आर्किटेक्चर्स फॉर डेटाबेस एक्सेस, अब कौन से आर्किटेक्चर अवेलेबल हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। ए टू-टियर सिस्टम हैज़ क्लाइंट दैट आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द डेटाबेस सर्वर। आपको याद होगा कि इस कोर्स के शुरू में हमने वेब आर्किटेक्चर्स पढ़े थे। अगर आपको वो भूल गए हैं या आपने नहीं उन लेक्चर्स को देखा तो वो जाके आप विज़िट कर लें, तो वही उन्हीं में से एक आर्किटेक्चर यहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसमें एक आर्किटेक्चर था टू-टियर सिस्टम, वो हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल से। उसमें बेसिकली हमारे जो तमाम क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं वो डेटाबेस सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, यानी एक ही सर्वर होता है उसमें, और जो बेसिकली क्लाइंट के टास्क होते हैं उसमें प्रोवाइड वे फॉर यूज़र टू सबमिट क्यूरीज़, यानी क्यूरीज़ कैसे सबमिट करवानी है उसके लिए कोई तरीक़ाकार बताना, ये क्लाइंट का काम है। रन द एप्लीकेशन दैट यूज़ द रिज़ल्ट ऑफ क्यूरीज़, उन एप्लीकेशन को रन करके उनका रिज़ल्ट जो है उसको यूज़ करना, यानी जब क्यूरी आप सबमिट करेंगे तो उसके अगेंस्ट एक रिज़ल्ट जनरेट होगा, उस रिज़ल्ट को शो करना या उस रिज़ल्ट को आगे फर्दर यूज़ करना, ये भी क्लाइंट टास्क में आता है। डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ क्यूरीज़, आउटपुट शो करना उन क्यूरीज से रिलेटेड, ये भी उससे रिलेटेड है। आगे डेटाबेस सर्वर टास्क, अब इसके लिए कौन से हैं। इम्प्लीमेंट ए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच कैन डायरेक्टली एक्सेस एंड अपडेट द डेटाबेस। तो डेटाबेस जो सर्वर होगा उसका काम ये होगा, आपको क्यूरी भेजते हैं तो वो डेटाबेस सर्वर तक जाएगी, वो उसको प्रोसेस करके उसका रिज़ल्ट जनरेट करेगा। ये दूसरे लफ्ज़ों में टेक्निकल ज़बान में हम इसे कहेंगे कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके सारे काम वहीं इम्प्लीमेंट होते हैं। एंड कैन डायरेक्टली एक्सेस एंड अपडेट द डेटाबेस, यानी आप डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और उस डेटाबेस को अपडेट भी कर सकते हैं। However, because the relative power of client has grown considerably, तो यहाँ पे क्लाइंट की जो पावर है वो ज़्यादा होती है। अगर हम यानी क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही है, वी कैन शिफ्ट द प्रोसेसिंग टू द क्लाइंट बट मेक कीपिंग ऑल क्लाइंट्स करंट विद द एप्लीकेशन अपडेट्स डिफ़िकल्ट। आपको याद होगा कि इस केस में हमने दो आर्किटेक्चर्स पढ़े थे। हमने कहा था कि एक तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ क्लाइंट पे कर लो या कम एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर्वर पे कर लो। दूसरी एक टाइप ये पड़ी थी कि ज़्यादातर काम सर्वर पे डाल दिया जाता है, क्लाइंट पे थोड़ा सा काम होता है। तो बेसिकली ये वाला जो आर्किटेक्चर है इसमें डेटाबेस टू-टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट पे ज़्यादा टास्क इन्वॉल्व हैं, आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जबकि सर्वर के ऊपर जो है वो टास्क कम है। अब इसको पिक्टोरियली भी देख लेते हैं। ए सोल्यूशन दैट प्रॉब्लम ऑफ द टू-टियर सिस्टम इज़ टू ऐड द कंपोनेंट ऑफ द मिडल। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने वहाँ पे भी इसका सलूशन कहा था कि इसमें एक और टेयर ऐड कर दी जाए, तो वो बन जाएगा 3-टियर आर्किटेक्चर। अब ये 3-टियर आर्किटेक्चर में अब आपके सामने एक हमारे पास डेटाबेस क्लाइंट होगा, इसको हम ब्राउज़र कहेंगे, एक हमारे पास वेब सर्वर और डेटाबेस एप्लीकेशन होगा, और इसके बैक एंड पे डेटाबेस सिस्टम होगी। तो यहाँ से
अब हम डेटाबेस क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट भेजेंगे वो वेब सर्वर के पास जाएगी और डेटाबेस एप्लीकेशन के पास जाएगी, फिर उसको आगे डेटाबेस सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो वेब सर्वर पे आएगा और फिर फाइनली उस वेब सर्वर से होके क्लाइंट के पास जाएगा। तो ये इस तरीके से ये पिक्चर वही है जो हम पहले देख चुके हैं। अब PHP और डेटाबेस एक्सेस कैसे हो सकती है PHP में? एन API फॉर ईच स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम इज़ MySQL API। तो यहाँ पे MySQL API होती है, वो हम यूज़ करते हैं। एंड कन्वीनियंट फॉर द वेब एक्सेस टू द डेटाबेस बिकॉज द PHP रन ऑन द वेब सर्वर। अब क्योंकि PHP आपके वेब सर्वर पे चल रही है, इसलिए वेब को एक्सेस करना ज़्यादा मतलब फास्टली हम कन्वीनियंटली कर सकते हैं डेटाबेस के ज़रिए। MySQL अब डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? अब ये डेटाबेस से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आप डेटाबेस के तमाम बेसिक कोर्स पढ़ चुके हैं पहले, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं। यहाँ पे आपको यानी ओपन सोर्स ये टूल है, फ्री है, एफिशिएंट है, इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करें और अपने वेब सर्वर के ऊपर, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट MySQL एंड रिमेंबर टू मेक द नोट द पासवर्ड यू आर गिवन। जो पासवर्ड वगैरह आपको दिया जाएगा वो आप याद रखेंगे क्योंकि वही आपका लॉगिन बनेगा उस केस में। खैर इसकी प्रैक्टिस हम आगे चल के करेंगे। तो यहाँ पे आगे तरीक़ाकार भी आपको दिखाया गया है। MySQL यहाँ पे यूज़र नेम और डेटाबेस नेम आएगा। यूज़र नेम जो है वो MySQL का यूज़र नेम होता है। डेटाबेस नेम वो होता है जो आप फिल वक्त डेटाबेस जो बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप कॉलेज के लिए बना रहे हैं तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, या बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बैंक के लिए बना रहे हैं तो इस तरह का नाम हम दे सकते हैं। विच आल्सो यूजुअली सेम एज अ यूनिक्स यूज़र नेम, जैसे /p है। अब ये यूनिक्स के यूज़र्स के लिए है। चेंज पासवर्ड के लिए सेट पासवर्ड इज़ इक्वल टू पासवर्ड इज़ इक्वल टू द न्यू पासवर्ड। तो ये एक क्यूरी आप कह लें इसको कि पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं या सेट करना चाह रहे हैं उस केस में आप ये चीज़ कमांड लिखेंगे। आगे MySQL डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? टेबल्स क्रिएटेड विद द क्रिएट टेबल कमांड। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस में एक कमांड है क्रिएट टेबल की, DDL यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में ये कमांड है क्रिएट टेबल की। अब ये आपको पता है पहले से। हम यहाँ पे देखें एक क्रिएट टेबल बना रहे हैं, एग्जांपल है इक्विपमेंट का टेबल बना रहे हैं। उसका पहला एट्रीब्यूट जो है वो हमने इक्विप ID रखा है, इसकी टाइप हमने इंट और अनसाइन रखी है, और ये भी कहा है कि ये नॉट नल है, और इसके साथ साथ मैंने कहा है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और इसके साथ मैंने प्राइमरी की भी इसको लगा दिया। और आगे दूसरा जो वेरिएबल मैंने रखा है यानी एक ही वेरिएबल है और उसकी आगे हम साइज सेट कर रहे हैं कैरेक्टर 10। तो ये देखें कि एक ही एट्रीब्यूट के ऊपर हमने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, तो ये काम हम करते हैं। उसके बाद टू सी द टेबल ऑफ द डेट शो टेबल्स की कमांड है। उसकी डिस्क्रिप्शन शो करना चाहते हैं, डिस्क्राइब इक्विपमेंट लिखेंगे तो उस टेबल की तमाम डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी। अदर कमांड वही हैं जो डेटाबेस में होती हैं SQL में, इंसर्ट है, सिलेक्ट, ड्रॉप, अपडेट। अब ये ज़ाहिर है आपको पहले से पता है। अगर आप मतलब इसको नहीं जानते या भूल गए हैं तो इसको काइंडली अपने लास्ट कोर्स में जो आपने पढ़ा था डेटाबेस उसको विज़िट कर लें। यहाँ पे उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ है। डेटाबेस एक्सेस विद द PHP एंड MySQL। अब डेटाबेस एक्सेस कैसे होगी? टू कनेक्ट द PHP विद डेटाबेस MySQL कनेक्ट। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे यानी PHP को अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए जो मेथड होता है वो MySQL कनेक्ट का मेथड होता है, विच हैव द 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर्स हैं। एक होस्ट है कि भाई उसका होस्ट कौन है, डिफ़ॉल्ट जो अगर होस्ट है तो वो लोकल होस्ट होता है, ये लिख देंगे। दूसरा यूज़र नेम होता है और तीसरा उसका पासवर्ड होता है। तो यहाँ आप देखें कि मैंने कैसे यूज़ किया है। यहाँ पे MySQL कनेक्ट और मैंने आगे इसको स्ट्रिंग में डाल दिया, यानी एक वेरिएबल DB का बनाया, उसके ऊपर मैंने ये कॉल किया MySQL कनेक्ट। उसके बाद यूज़र चेक करता है फेलियर है या नहीं है, तो ये MySQL क्लोज़ करने के लिए, कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए है। सिलेक्ट द डेटाबेस। अब कोई डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, उनमें से एक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो MySQL_select DB है। इसमें आप देखें कार्स का डेटाबेस हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल आगे हम देखेंगे भी सही कोड में।
रिक्वेस्ट माई एसक्यूएल ऑपरेशंस, तो यहाँ पे माई एसक्यूएल क्यूरी है, क्यूरी हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे अब डबल कोट्स में हम वो क्यूरी लिख देंगे। क्यूरी वही होगी जो आपकी डेटाबेस की एसक्यूएल की क्यूरी होती है, अब वो आपको बनानी पहले से आती होगी, पिछले कोर्स में आपने ये डिटेल से पढ़ा है। अब क्यूरी कैसे बनाते हैं, ये सारा काम डेटाबेस में होता है। अब वो क्यूरी यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो डबल कोट्स में क्यूरी दे देंगे, वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। अब आप आगे रिजल्ट्स का एक और वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि माई सीक्वल क्यूरी लो, यानी ये जो मैंने क्यूरी दी है इसको लो और डेटाबेस को दे दो। डेटाबेस फिर इस क्यूरी को प्रोसेस करेगा और उसका जो भी रिज़ल्ट है वो इस रिज़ल्ट में स्टोर होगा। अब बेसिकली वो रिज़ल्ट आपको पता है कि टेबल की फॉर्म में होगा, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे, उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, तो उनको कैसे हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे नंबर ऑफ़ रोज़ का। यहाँ पे अब नंबर ऑफ़ रोज़ में हम कह रहे हैं कि माई सीक्वल नम रोज़ का फंक्शन है, इसको रिज़ल्ट पास कर देंगे, ये उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ है ये नम ऑफ़ रोज़ में डाल देगा, और कॉलम्स जो हैं उनको यहाँ पे फील्ड्स कहते हैं। तो उसके लिए जो मेथड है वो माई सीक्वल नम फील्ड्स है, तो हम उसको ये क्यूरी का रिज़ल्ट देंगे तो उसमें से वो कॉलम्स को बाहर निकाल के नम फील्ड्स में शो यानी स्टोर कर देगा। तो ये बड़े आसान से मेथड हैं दो, इनको आप याद कर लें। उसके बाद डीलिंग विद द रिज़ल्ट, अब रिज़ल्ट हमने ले लिया, अब उस रिज़ल्ट का क्या करना है, हमने कई काम कर सकते हैं उससे। ज़ाहिर है एक तो है कि हमने उसको प्रिंट करवाना होगा, एक है कि उसके साथ कोई और प्रोसेसिंग करनी हो सकती है। तो उसके लिए आप देखें कि गेट रोज़ जो है उसके लिए यानी रोज़ को गेट करने के लिए मेथड है माई एसक्यूएल फैच अरे एंड रिटर्न एन अरे ऑफ द नेक्स्ट रो। तो यहाँ पे अब हमने लूप लगाया, हमने रो नंबर 1 कहा और रो नंबर इज़ लेस दैन इक्वल टू डॉलर, यानी आप ये कह रहे हैं रो नम इज़ इक्वल टू नम रोज़ जो है, यानी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं हम यहाँ पे रो नम का एक और वेरिएबल बनाया है उससे कंपेयर कर रहे हैं, और नीचे हम यहाँ माई एसक्यूएल फैच अरे वाला मेथड यूज़ करके इसको रिज़ल्ट पास कर रहे हैं। अब क्या होगा, एक रो निकालेगा, रो में डाल देगा, और नीचे हम उसको प्रिंट के मेथड से स्क्रीन पे प्रिंट कर देते हैं। अब ये वो पैराग्राफ शुरू हो गया हमारा HTML वाला टैग, यहाँ पे हमने मैसेज दिया कि रिज़ल्ट रो नंबर, उसके बाद हमने रो नम को प्रिंट कर दिया, उसके बाद हमने इसकी स्टेट भी प्रिंट कर दी, और यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम प्रिंट कर रहे हैं, एज सच वैज सच प्रिंट हो जाएंगे। और ये क्या करेगा, ये माई एसक्यूएल फैच अरे पहले ये रो निकालेगा उसको प्रिंट करेगा, फिर ये लूप आगे इंक्रीमेंट होगा, फिर दूसरी रो निकालेगा उसको प्रिंट करेगा, एंड सो फोर्थ। जितनी आपके उस कॉलम में रोज़ आ जाएंगी उनको 1 बाय 1 जो है ये प्रिंट करेगा। उसके बाद जो है व्हेन वैल्यूज़ फ्रॉम द ADB आर टू बी पुट इनटू HTML यू मस्ट वरी अबाउट द HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लेके अगर हम उनको HTML में प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फॉर्मेटेड तरीके से प्रिंट हो, तो वहाँ पे फिर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं HTML के साथ हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एप्पल्स एंड ग्रे, ये इस तरह के प्रिंट करना चाहते हैं तो ये इसके लिए रेज इंस 2 की प्रॉपर्टी है। इसी तरह गेट रेड ऑफ HTML स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे यानी HTML स्पेशल कैरेक्टर का फंक्शन है, इसको हम वो स्ट्रिंग दे देंगे तो वो स्पेशल कैरेक्टर में प्रिंट कर देगा। इसी तरह बाकी इसमें कॉमा से सेपरेट करना चाहते हैं या कुछ और है तो वो इससे आप फॉर्मेटेड तरीके से कर लें, लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले आप इसको नॉर्मली प्रिंट करके देखें, उसके बाद ये फॉर्मेटिंग वाला काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं कोई चीज़ डाटा प्रिंट करने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स हमने आपको पता है पिछले जावा स्क्रिप्ट में भी पढ़े थे और उसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाए भी थे, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं रिज़ल्ट को प्रिंट करने के लिए। उसके साथ कुछ मैजिक कोड्स भी होते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, इनकी लिस्ट आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी, बुक में भी अवेलेबल है, वहाँ से इनको 1 बाय 1 दे के बेसिकली आउटपुट को फॉर्मेट ही करना है हमने, वो CSS लगा के भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड फिर हो जाती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में और इससे पिछले लेक्चर में जो हमने समराइज़ कर लेते हैं उसको कि अभी तक हमने तमाम PHP की बेसिक्स को कवर कर लिया है। इस लेक्चर तक हमने उसकी बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल्स, अरेज, फंक्शंस, लूप्स, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स,
ये डिस्कस किए, फॉर्म हैंडलिंग कैसे होती है, फाइल्स कैसे होती हैं, कुकीज़ कैसे होती हैं, सेशन ट्रैकिंग कैसे होती है, आर्किटेक्चर फॉर द डेटाबेस हमने आज देखे हैं। उसके साथ साथ MySQL डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, PHP के साथ हम डेटाबेस को कैसे एक्सेस करते हैं, वो हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं, उनके साथ हम क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फिर क्यूरीज़ कैसे लिखते हैं, उनको कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर की हैं। यहाँ पे PHP हमारी ख़त्म हो जाती है तकरीबन सारी। हम यहाँ पे मतलब हमारे कोर्स में क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज़ का ओवरव्यू लेना है, इसलिए हम किसी एक को डेप्थ से शुरू से ले के नहीं चल सकते कि हम पूरा कोर्स उसी पे लगा दें। अगले लेक्चर्स में या अगले मॉड्यूल में हम ASP.NET जो है वो कई लेक्चर्स में कवर करेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपने इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को 1 बाय 1 यूज़ करना है। बेसिकली इसमें वही वेरिएबल कैसे बनते हैं और आइडेंटिफायर्स कैसे बनते हैं, लूप्स कैसे चलता है, कंडीशनल स्ट्रक्चर कितने हैं, फंक्शंस कैसे काम करती हैं, अरेज कैसे काम करती हैं, फॉर्म हैंडलिंग कैसे होती है, फाइल्स कैसे होती हैं, डेटाबेस, सेशन ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें हर टेक्नोलॉजी के अंदर होती हैं। फ़र्क जो आएगा वो ज़ाहिर है सिंटैक्टिकली फ़र्क आएगा, तो आपने उन चीज़ों को जहन में रखना है। तो अगले लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हमने PHP में तमाम जो चीज़ें पढ़ी हैं इसके हवाले से 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम ASP.NET जो कि हमारे इस कोर्स का लास्ट मॉड्यूल है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले कई लेक्चर्स तक रहेगा। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।